स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रिएक्शन चैनल में। जैसे कि तुम्हें पता है कि भाई देखो, दिल्ली में चल रही थी वोटिंग और वोट आ चुके हैं और उसके अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ 22 सीट लेके सिमट चुकी है आप सरकार। और यहीं पर भाई भाजपा सरकार ने 48 सीट भाई अपने कब्जे में ले ली है। और हम आज चेकआउट करेंगे आरजे रौनक की वीडियो, जिसमें हमें पता चलेगा भाई आरजे रौनक के थ्रू के केजरीवाल के हारने का कारण क्या था भाई। क्या वो घोटाला था या फिर लोगों के बीच में हुई परेशानी भाई। तो हम चेकआउट करेंगे आरजे रौनक की वीडियो, वहां पर देखते हैं कि भाई केजरीवाल के हारने का कारण क्या था भाई, क्यों कहानी खत्म होगी केजरीवाल सर की। तो चलो भाई बिना किसी देर के चेकआउट करते हैं वाली वीडियो अच्छी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करना ना भूलना। दोस्तों तारीख थी 28 दिसंबर, साल था 2013 और जगह थी दिल्ली का रामलीला मैदान। ये वो दिन था जब कुछ महीने पुरानी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो लाखों हिंदुस्तानियों को लगा था कि उनके बीच का कोई अपना आदमी इतने बड़े पद पर पहुंच गया है। लोगों को लगा कि देश की पॉलिटिक्स में अब ईमानदारी का सैलाब आ जाएगा, कट्टर ईमानदारी की नदियां बहने लगेंगी। मगर ये हो ना सका। तो भाई जिस टाइम में आप सरकार जीती थी तो भाई मुझे भी सही में लगा था भाई काफ़ी अच्छी भाई है कि ठीक है भाई कोई और पर्सन भाई नया चेहरा निकल के आए, नई पार्टी आई है तो मैं भी शायद से भाई सबकी सुनेगी भाई, सबके लिए करेगी। लाइक जैसे अगर कोई हम में से कोई बढ़ेगा, जैसे कोई मान लो कि मेरा दोस्त है, अगर मेरा दोस्त ही भाई कोई अच्छी पोजीशन पे आता तो मैं सोचूंगा कि हाँ यार भाई देखो अच्छी पोजीशन पे गया वो भाई, मेरा भी लिए भी कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। ठीक है चलो मेरे लिए नहीं करेगा तो भाई हम जैसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। तो मेरे को भी काफ़ी लगा था जब अन्ना हजारे आए थे भाई, तो उस टाइम पे भाई काफ़ी ज़्यादा हाइक थी इस सरकार की और भाई चल भी रहा था काफ़ी अच्छा। 2013 के बाद से भाई रूल कर रहे थे भाई दिल्ली में, किसी और को आने ही नहीं दे रहे थे। कट टू 8 फरवरी 2025 दिल्ली चुनाव के नतीजे आते हैं। केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी 70 में से सिर्फ 22 सीटें लाकर शर्म के मारे यमुना जी के झाग में छिप जाती है। कभी डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनौती देने वाले केजरीवाल जी खुद अपनी नई दिल्ली की सीट पर ही पेल दिए जाते हैं। वो खुद ही नहीं हारते बल्कि उनके सारे चेले चपाटे भी निपटा दिए जाते हैं। केजरीवाल के हारते ही माएं ऐसे खुश हो रही थी जैसे उनके बेरोजगार लौंडे की नौकरी लग गई हो। लौंडे ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उनकी ओवर एज कुंवारी बहन के लिए अमेरिका से रिश्ता आ गया हो। और बेटियां ऐसे खुश हो रही थी जैसे लंबी छुट्टी के बाद उनका फेवरेट गोलगप्पे वाला भैया अपने गांव से लौट आया हो। मतलब एक आदमी जिसका 10 साल पहले आना एक खुशी का सबब था, सिर्फ 10 साल के अंदर उसका सत्ता से बाहर चले जाना लाखों लोगों के लिए खुशी की वजह बन गया। तो कैसे हुआ इस केजरीवाल युग का अंत? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने केजरीवाल को देश की राजनीति के फ्यूचर टेंस से देश की राजनीति का पास्ट टेंस बना दिया? आइए इसी पर बात करेंगे। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। वेलकम। दोस्तों बशीर बद्र साहब का एक मशहूर शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ साल पहले तक दिल्ली की 70 में से 67 और 62 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी को अगर आज दिल्ली में 25 सीटें भी नहीं मिली हैं तो उसकी कुछ तो वजह रही होगी। ऐसे ही दिल्ली वालों ने उनकी ये गत नहीं की। और केजरीवाल और उनकी पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह ये रही दोस्तों कि पॉलिटिक्स में आने से पहले वो जिन जिन बातों का विरोध करते थे, पॉलिटिक्स में यानी सत्ता में यानी पावर में आते ही उन्होंने हर उस एक बात की माला बनवा कर उसे अपने गले से लगा लिया। केजरीवाल मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में रहने के खिलाफ थे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपना बंगला इतना आलीशान बना लिया कि उस बंगले के सामने दुबई के शेख का महल भी धारावी की झुग्गी लगने लगा। तो भाई ये बात तो सही करी कि भाई अगर कोई पर्सन जीतता है भाई तो वो भाई अगर वो किसी चीज़ का विरोध कर रहा है कि भाई मैं ये चीज़ नहीं लूंगा भाई, ये चीज़ के खिलाफ है भाई, ये चीज़ गलत है भाई, ये चीज़ गलत है, तो भाई तुम उसी चीज़ को वापस करो। तो भाई सीधी सी बात है भाई, पब्लिक स्टार्टिंग में भाई बेवकूफ़ बन जाती है भाई, बन जाता है हर इंसान भाई धीरे वक्त के हिसाब से भाई जब वो सोचने लगता है ना तो भाई ऐसे वाली हालत करता है जैसे भाई केजरीवाल की हो गई है भाई। 70 में से सिर्फ 22 सीटें, ठीक है पहले कहाँ भाई 65 भाई इतनी सीटें आ रही थी, अब भाई 22 सीटें भाई सिमट के बैठ गई है भाई, बहुत ही कम में। तो भाई ये बात तो सही है कि भाई अगर तुम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो तो भाई तुम उसी चीज़ को अपना के भाई अपने लिए यूज़ ना करो भाई। तो ये तो वाली टिट फुट टैड वाला काम करने लगे भाई, तूने ऐसा किया ठीक है भाई, अच्छा तो ये गलत था, फिर उसके बाद वही चीज़ यूज़ करके बैठे हैं भाई। ये वाली चीज़ बहुत गलत है। सही बात है। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल जी वीआईपी सिक्योरिटी के खिलाफ थे, मगर खुद सीएम बनते ही उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई जितना टाइट तो कभी मान साहब भी नहीं हुए होंगे। इंसान है कि कौन है? ये वही केजरीवाल थे जो बोलते थे कि अगर किसी मंत्री पर इल्जाम लगे जी तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए जी, मगर फिर पूरी दिल्ली ने देखा जी कि जब इन्हीं पर शराब घोटाले का आरोप लगा और इस मामले में वो जेल गए तो इस्तीफा देना दूर जी, ये तो जेल से रहकर सरकार चलाने लगे जी। मतलब जब मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का इल्जाम लगा तो इन्होंने उन्हें ईमानदारी का दूत बनाकर और कर्तव्य की बूटी सुंघवा कर फौरन उनसे इस्तीफा दिलवा लिया। मगर जब इन्हीं पर आरोप लगा और इनके इस्तीफा देने की बारी आई तो सामने वाले से 29 का पहाड़ा सुनाने के लिए बोलने लगे। समझ रहे हो?
मतलब पॉलिटिक्स में आने से पहले वो जिस जिस चीज का विरोध करते थे 10 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने हर उस बुराई को शो पीस बनाकर अपने घर में सजा लिया। फिर क्या होना था, जनता ने वोट का बुलडोजर चलाकर उनका शीश महल ही तोड़ डाला, बिना नींबू लगाए उनके दांत खट्टे कर दिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दूसरी बात जो केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को ले डूबी वो थी उनकी मौका परस्ती। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि केजरीवाल जी सिद्धांतों की राजनीति की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके जैसा मौका परस्त नेता उन्होंने आज तक नहीं देखा, और ये सारा कमेंट उनके नजदीकी लोगों ने ही उन पर किया है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। 2011-12 में केजरीवाल ने अन्ना हजारे की लीडरशिप में उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। वो दिन रात कांग्रेस को करप्ट बताते थे, लेकिन 2013 के इलेक्शन में जैसे ही उनकी थोड़ी कम सीटें आई और सरकार बनाने के लिए उन्हें कुछ सीटें चाहिए थी, तो उन्होंने उसी कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया जिसे वो 2 साल से भिगो कर गीली चप्पलें मार रहे थे। बताओ, अभी सरकार बनाए 50 दिन भी नहीं हुए थे कि केजरीवाल को लगा कि मैं तो देश का पीएम भी बन सकता हूं। तभी वो दिल्ली की सरकार से इस्तीफा देकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी चले गए। जब वहां बात नहीं बनी तो दिल्ली आकर यहां के लोगों से माफी मांगने लगे कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मुझे तो कांग्रेस का सपोर्ट भी नहीं लेना चाहिए था। मगर 2024 के इलेक्शन में जब उन्हें बीजेपी को हराना था तो उन्होंने उसी दिल्ली में उसी कांग्रेस के साथ लोकसभा में फिर से समझौता कर लिया। मगर जब लोकसभा में इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो उसके फौरन बाद आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा कांग्रेस से गठबंधन सिर्फ सेंटर के लेवल पे था, स्टेट में तो हम अकेले लड़ेंगे। फिर हरियाणा के टाइम क्या हुआ सबने देखा। केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार नहीं हुए, जिसके चलते हरियाणा में कांग्रेस को 4 से 5 सीटों का नुकसान हुआ। जब केजरीवाल जी हरियाणा में कांग्रेस के साथ नहीं आए तो फिर कांग्रेस भी दिल्ली में केजरीवाल के साथ क्यों आती बताओ। और कांग्रेस के साथ चुनाव न लड़ने की यही गलती केजरीवाल जी को भारी पड़ गई। तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने की वजह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 13 सीटें गंवाई हैं। यहां तक कि नई दिल्ली की जिस सीट पर केजरीवाल 4000 वोटों से हारे हैं, उसी नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4500 वोट मिले। आप सोचिए, अगर केजरीवाल जी ने लोकसभा चुनाव के बाद अकेले लड़ने की मौका परस्ती न दिखाई होती, अगर वो हरियाणा में कांग्रेस के साथ लड़े होते, साथ में मिलकर खड़े होते, तो फिर कांग्रेस भी दिल्ली में उन्हें सपोर्ट करती और वो तीसरी बार भी सरकार बना सकते थे। मगर उनकी मौका परस्ती उन्हें ले डूबी। एक और बात जो केजरीवाल की किसी दिल्ली वाले को पसंद नहीं आई थी वो था उनका दिल्ली के एलजी के साथ सास बहू की तरह दिन रात कलेश करना। केजरीवाल जी 10 साल तक दिल्ली के सीएम रहे, इस दौरान वो 9.5 साल तक वही रोना रोते रहे कि मुझे तो एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि एलजी के साथ उनके कुछ इश्यूज थे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने केजरीवाल सरकार के काम में अड़ंगे लगाए भी हों, लेकिन जो भी था केजरीवाल जी को उसी सिस्टम में रहकर काम करना चाहिए था। आखिरकार जब शीला जी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तब भी तो दिल्ली की यही व्यवस्था थी। तब भी 6 साल तक वाजपेयी जी की सरकार थी सेंटर में, मगर शीला जी के टाइम तो दिल्ली में बहुत सारा काम हुआ था। मगर केजरीवाल जी ने एलजी का इतना रोना रोया कि लोग उनके रोज रोज के रोनों से तंग आ गए थे। एक टाइम के बाद दिल्ली वाले भी सोचने लगे होंगे कि अगर इनकी पार्टी को फिर से जिता दिया तो इन्होंने फिर से यही बोलना है कि मुझे तो काम करने नहीं दे रहे हैं जी। इससे अच्छा उस पार्टी को ले आओ जो कम से कम ये बात तो नहीं बोलेगी और दिल्ली में काम करेगी। हमारी समझ से केजरीवाल जी को एलजी वाले मुद्दे को सिस्टम मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और जो भी उनके पास राइट्स थे उसमें रहकर वो काम करते रहते। उनकी रोज रोज की शिकायतों ने सबको झिला दिया था भाई साहब। इन 10 सालों में लोगों को यह भी समझ में आ गया था कि केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स क्या है। कभी वो खुद को मुसलमानों का हमदर्द जताने के लिए दिल्ली दंगों के आरोपियों को भी टिकट दे देते हैं, दूसरी तरफ वो धारा 370 को हटाने का समर्थन भी करते रहे। एक तरफ उन्होंने दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली में डमी राम मंदिर बनाकर वहां पूजा की, तो दूसरी तरफ उन्होंने भड़काऊ बयान देने वाले अपनी ही पार्टी के अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। एक तरफ केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी करते रहे, दूसरी तरफ इन्हीं के नेताओं ने शाहीन बाग के आंदोलन को जनता का आंदोलन भी बता डाला। इन लोगों ने कभी भी खुलकर एनआरसी का समर्थन नहीं किया। लेकिन सबसे बुरी बात जो आज भी देश का हर नागरिक नहीं भूला है दोस्तों, कि जब दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल्स का जिक्र था, उस फिल्म की बात हो रही थी, तो केजरीवाल ने कहा कि आप इस फिल्म को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते, और तब विधानसभा में उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग ठहाके लगा के हंस रहे थे। बहुत सारे लोगों को लगा कि ऐसा बोलकर केजरीवाल और उनके विधायक कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स को लेकर किया गया यह मजाक ही केजरीवाल जी की पार्टी पर भारी पड़ा है। मिलाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी के पास पूरा मौका था कि वो अपने हर वादे को यहां लागू करते, चुपचाप दिल्ली पर फोकस करते, मगर उन्हें बड़ी जल्दी थी कि मैं पूरे देश में छा जाऊं। उन्हें हर वक्त खुद को विक्टिम दिखाने की आदत पड़ गई थी, ऐसा विक्टिम जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी है। वो बस जैसे तैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में लगे थे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें उन लालू यादव और शरद पवार के साथ ही क्यों ना हाथ मिलाना पड़े, जिन्हें एक टाइम पर वो सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता बताते थे। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक दिन खुद को कट्टर हिंदू बताते थे और अगली सुबह उन्हें लगता था कि नहीं, वो तो मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं। एक वक्त वो कहते थे कि सरकार
सरकारें सुरक्षा एजेंसियों को काम करने नहीं देती, मगर खुद जब ईडी के लोग उनसे पूछताछ करना चाहते हैं तो उन्होंने कई हफ्तों तक उन्हें टाइम भी नहीं दिया। और इन सब बातों से जब दिल्ली की जनता पक गई तो उन्होंने आम आदमी पार्टी तो छोड़ो, खुद केजरीवाल जी को ही उनकी सीट से जीतने नहीं दिया। मतलब एक शख्स जो राजनीति में आने के बाद देश के पीएम बनने का सपना देख रहा था, जिसकी पार्टी ने 2 चुनाव में दिल्ली की 90% सीटें जीती थी, आखिरकार उसी पार्टी का टॉप नेता अपनी ही विधानसभा सीट नहीं जीत पाया। इसके बाद शायद ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि ये हार सिर्फ आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, ये हार सिर्फ एक रूलिंग पार्टी की हार नहीं है, बल्कि ये उस आदमी की हार है जिसने सत्ता में आने के बाद अपने रंग बदले, अपना ढंग बदला, अपनी सियासत बदली और इतना सब बदलते बदलते वो खुद ही पूरी तरीके से बदल गए और आखिर में बिल्कुल उन लोगों जैसे ही हो गए जिनका वो एक टाइम पर विरोध किया करते थे जी। ऐसा नहीं है कि यहां से केजरीवाल की पार्टी फिर से खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इससे पहले उन्हें लोगों को एक बार फिर से ये समझाना होगा कि आखिर उनकी पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति क्या है, वो चाहते क्या है। क्या वो सच में दोबारा से सादगी की राजनीति करेंगे, खुद के अलावा हर दूसरी पार्टी को गाली देंगे, या फिर वो बिना कुछ बोले बस इंतजार करेंगे अपनी बारी का। क्योंकि जब आपको एक बार सिक्योरिटी की आदत पड़ जाए, जब आपको शीश महल की शीशों में देखकर मंजन करने और बाल संवारने की लत लग जाए, तो फिर दोबारा से नॉर्मल बाथरूम के शीशे में कंघी करना अपनी शान के खिलाफ लगता है आदमी को, है कि नहीं। अब देखते हैं केजरीवाल जी इस हार से क्या सबक लेते हैं। ओ भाई साहब, भाई काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं भाई, जहाँ की जिसकी वजह से भाई केजरीवाल हार गए हैं और बहुत बुरा हुआ इस चीज़ के लिए। भाई 10 साल से जो कोई रूल कर रहा है भाई, रूलिंग पार्टी का भाई इस तरह से बुरी तरीके से हारना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। मौका परस्त तो भाई देखो, मेरे को पता चल गया मौका परस्त हैं ये भी, ठीक है, कहीं ना कहीं, और हर कोई होता है, ठीक है, हर कोई सरकार में भाई लोग होते हैं, जहाँ पर तुम्हें फ़ायदा मिलता है भाई तुम वहीं जाते हो। ये चीज़ गलत नहीं है, सही है कहीं ना कहीं, और होता भी ऐसा ही है, ठीक है। अब अगर तुम इस सिचुएशन के हिसाब से भाई उस चीज़ मौका परस्ती को ही भाई अपने हिसाब से ढाल लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें कहाँ से बेनिफिट हो रहा है तुम वहाँ से चीज़ देखो। यही तरह से बेनिफिट हो रहा है भाई, दूसरी तरह से तुम दूसरे पर्सन को बेनिफिट दोगे तभी तो तुम्हें बेनिफिट देगा, वरना कौन देगा। तो भाई इनकी आपस में अगर ये ना रूठते मनाते भाई, ठीक है, और हरियाणा में अगर लड़ लेते एक साथ में तो शायद से भाई दिल्ली में भी सरकार बन जाती, पर मुझे तो मुश्किल ही लग रहा था कि नहीं बनने वाली, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए भाई। कुछ चीज़ें ऐसी जो भाई जिसके खिलाफ तो मैं हूँ, मैं सबसे भाई सच बताऊँ तो भाई बिजली फ्री के खिलाफ हूँ मैं, ठीक है। मैं बसेस में भाई जो टिकटें फ्री करी गई भाई उसके खिलाफ हूँ भाई। तुम उसको फ्री ना करो, ठीक है, तुम्हें भाई, ठीक है, महिलाएं भाई कमाने निकलती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तुम उसको हाफ कर दो भाई, वो ज़्यादा सही रहता है भाई फ्री करने से ज़्यादा। तुम्हें बिजली के बिल भाई फ्री करने से अच्छा तो भाई तुम उसको उतना कर देते कि अगर देखो 15 रुपये यूनिट ले रहे हैं तो भाई 10 रुपये यूनिट लेते, 8 रुपये में तुम्हारी बिजली बन रही है, 2 रुपये प्रॉफिट तो भाई तुम अपने पास रख लो कम से कम। तुम भाई अपने एम्प्लॉयज़ की फीस कहाँ से निकालोगे, तुम अपने बाकी का सामान कहाँ से निकालोगे भाई। एक तरफ तुम टैक्स बढ़ा दोगे, फिर उसके बाद में कहाँ से घुसाओगे, पैसे लेने जाओगे सरकार के पास में, सेंटर में, फिर बात वही आ जाएगी भाई काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फिर घोटाले भी भाई अलग हैं, ठीक है। एक तरफ भाई तुम करप्शन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ भाई करप्शन भी खुद ही कर रहे हो। एक तरफ भाई बोलते हैं कि हाँ भाई जो भी कोई भी पर्सन अगर भाई किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगता है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। इनके ऊपर भी एलिगेशन लगे, ठीक है, तो दे देना चाहिए था इन्हें इस्तीफा, पर नहीं दिया। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में थी। और तुम्हें बताऊं भाई, देखो पब्लिक स्टार्टिंग में बेवकूफ़ बन जाती है, हर कोई मानता भाई कि हाँ नहीं यार सब पे भरोसा कर ले भाई। देखो 200 करोड़ जिसने लूटे भाई, जो भी हो, ठीक है, उस टाइम पे करंट उसने 200 करोड़ लूटे। अब जो नया आ रहा है भाई 100 करोड़ लूट रहा है भाई, वो तो कम से कम 100 करोड़ का तो फायदा करके हमें दे रहा है ना, तो हम उसको चुन लेंगे कि चल कोई बात नहीं, उससे कम भ्रष्ट है, पर ये है भ्रष्ट तो अगर कोई बात नहीं, पर ये उससे कम तो है, काम तो चल जाएगा। और स्टार्टिंग में भाई जिसके करके भाई लोगों ने इनको चुना था ना, वो ये था कि भाई एक नया कोई पर्सन आया है जो कि भाई हमारी सुनेगा और करप्शन भाई मिटाने के लिए करेगा। पर क्या करे भाई, जब बंदा भाई स्टार्टिंग में आता है तब भाई अच्छा होता है, धीरे धीरे करके वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। और सिस्टम को सुधारने से अच्छा भाई तुम उसमें ढल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और ढलने के बाद में फिर तुम उसको चेंज कर दो थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं तुम कामयाब हो। अगर नहीं कर रहे उस सिस्टम का हिस्सा बन के भाई तुम फिर उसी की तरह हो जाओगे तो भाई ऐसा ही हाल होगा जैसा अभी हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि भाई मे बी सरकार अभी भी आ सकती है केजरीवाल की किसी ना किसी कारण, या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी तो वही तब तक तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। पर जैसे ही भाई देखो अभी जिस तरह से भाई जिस तरह से हारी है केजरीवाल की सरकार, भाई जो भी सरकार भाई अब आएगी, ठीक है, रूलिंग पार्टी अब जो भी होने वाली है, ठीक है भाई, इतने सारे स्कैम निकल के आने वाले ना भाई, तुम्हें मैं बता दूं भाई यही होता है। कोई एक पार्टी भाई रूलिंग पार्टी होती है, जब वो हार जाती है ना उसके बाद में जो भाई उस टाइम पर रूलिंग पार्टी नई पार्टी आती है जो जीतती है भाई, वो इतने सारे स्कैम खुलवाती है भाई,
बंदे हर कोई खोल लेते हैं स्टार्टिंग में भाई हर कोई बसता ही है, ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि ठीक है यार, मैं इस वाली सरकार से बना के रहूँ। जब नई सरकार आएगी तो भाई वो मुझे प्रेशर डालेगी, फिर मैं कहीं ना कहीं से पोल पट्टी खोलूंगा, तो भाई वही स्कैम खुलने शुरू हो जाएंगे। और अब भाई देखना तुम कितने सारे स्कैम खुलने वाले हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट मारकर बताना। तुम भी भाई अपने राय रख सकते हो कि केजरीवाल जी क्यों हारे, उसके पीछे का कारण। अगर तुम दिल्ली से देख रहे हो तो तुम्हें पक्का पता होगा भाई क्यों हारे, ठीक है। मैं दिल्ली में नहीं हूँ अभी, वरना मुझे ये पता होता। तो चलो भाई, बिना किसी देरी के ये वाली वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करेंगे, पर हम तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार करेंगे कि भाई तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है इस हार के कारण। तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।